डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर के डेटाबेस मैनेजमेंट कोर्स का ये लेक्चर नंबर 1 है। फोर्थ ईयर के कोर्सेज़ के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी थी। डेटाबेस मैनेजमेंट कोर्स कम्स अंडर द टाइटल ACS 3. Its paper carries 40 marks and you have to attempt this paper within 2 hours. Paper is set as in 2 sections, Section A and Section B. You are given in total 8 questions and you have to attempt 4 questions. You have to attempt 2 questions from each section, that is 2 questions from Section A and 2 questions from Section B, while each question carries equal marks, that is 10. Course outline. जो बुक मैंने आपको रेकमेंड की है उसके तकरीबन 8 चैप्टर्स हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 6 और 8 ऑलमोस्ट कम्प्लीटली स्टडी होंगे, जबकि चैप्टर 9 और 10 में से सिलेक्टिव टॉपिक स्टडी किए जाएंगे। चैप्टर 13, 14 एंड 15 प्रैक्टिकल से रिलेटेड चैप्टर्स हैं और इनको हम स्टडी करेंगे अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, जबकि कुछ टॉपिक्स जो IT के कोर्स में हमने पढ़े और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट के कोर्स में शामिल होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। आज के लेक्चर में जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी वो पेज नंबर 2 और 3 से है। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डेटा और उसकी एग्जांपल्स। वी विल आल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ डेटा, information and examples of information, and then we will discuss differences between data and information. So let's get started with the example of data before going to the definition. यहाँ पे मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई है जो किसी क्लास की है। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं और उनके मैथ्स के एक टेस्ट में आने वाले मार्क्स राइट साइड के कॉलम में आपको नज़र आ रहे हैं। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की एंट्री इस लिस्ट में की गई है। तो ये डेटा की एक एग्जांपल है। डेटा को डिफाइन करते हैं। डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ की टर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। व्हाट इज़ मेंट बाय दिस टर्म? रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स दैट हैव नॉट येट प्रोसेस्ड टू गेट देयर एग्जैक्ट मीनिंग। किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बहुत से आदाद शुमार इकट्ठा कर लेते हैं और हमने उनको किसी ऑपरेशन से ना गुजारा हो और ना ही हमने उनको ऑर्गेनाइज़ किया हो, तो ऐसी चीज़ें रॉ फॉर्म में कहलाती हैं। और रॉ फॉर्म में जो भी चीज़ होगी वो हमारे मकसद के लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित नहीं होती। हाउ द डाटा इज़ कलेक्टेड। डाटा मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठा किया जा सकता है। यहाँ पर मैं NCOC की एग्जांपल कोट करूँगी। पाकिस्तान में जब कोविड-19 का इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ तो एक इदारा बना NCOC। इस इदारे का काम था कि कोविड-19 की इन्फेक्शन को मॉनिटर करे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा ये इदारा इकट्ठा करता है और ये डाटा मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठा किया जाता है, जिनमें डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और बाकी इदारे शामिल हैं। डाटा क्यों इकट्ठा किया जाता है? डाटा इकट्ठा करने के मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं। NCOC के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि NCOC क्यों डाटा इकट्ठा कर रहा है। NCOC डाटा इसलिए इकट्ठा कर रहा है ताकि पाकिस्तान में इन्फेक्शन के रेट को मॉनिटर किया जा सके, मरीज़ों की तादाद को देखा जा सके। अगर किसी ख़ास जगह पर मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है तो उसके रीज़न्स पे फोकस किया जा सके और इसके नतीजे में कुछ ज़रूरी फ़ैसले किए जा सकें। डाटा इज़ अ रिसोर्स, और रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल। कोई भी चीज़ जो हमारे लिए अहमियत रखती है वो हमारा रिसोर्स कहलाती है। अब डाटा को हमने रिसोर्स इसलिए कहा है कि डाटा भी इम्पॉर्टेंट है। डाटा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये डिसीजन मेकिंग यानी फ़ैसला साजी के लिए इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली इस्तेमाल क्यों होता है कि डाटा, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कि रॉ फॉर्म में है और रॉ फॉर्म में वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। तो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि हम डाटा को एक अमल से गुजार के उसको मीनिंगफुल फॉर्म में चेंज कर देते हैं और उस मीनिंगफुल फॉर्म को फिर हम डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डाटा इनडायरेक्टली हेल्प करता है हमारे डिसीजन मेकिंग में, ताकि हम प्रॉपर और टाइमली डिसीजंस ले सकें। डाटा का एक और फ़ायदा ये है कि इट एनेबल्स टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली। हम अपने वसाइल का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास डाटा मौजूद है।
पिछले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि अगर NCOC को मालूम है कि किसी एक इलाके में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो इदारा ये करेगा कि अपने पास मौजूद सामान, इक्विपमेंट और डॉक्टर्स उस इलाके में भेजेगा, यानी अपने वसाइल का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। अगर डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो कभी भी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अगर डेटा ऐसी हालत में ना हो, ऐसी शक्ल में ना हो जो हम चाहते हैं, व्हाट इफ़ डेटा इज़ नॉट इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा इस तरह से निकलेगा कि ऐसे डेटा को हम किसी भी फैसला साजी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और हम अपने रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, NCOC ये देखना चाहता है कि पाकिस्तान में किस इलाके में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है ताकि वहाँ पर लॉकडाउन किया जा सके। तो इसके लिए उस इदारे को उस इलाके में पेशेंट्स की तादाद का पता होना ज़रूरी है। लेकिन अगर उस इदारे को उस इलाके में मौजूद पेशेंट्स की तादाद मालूम नहीं है तो वो इदारा लॉकडाउन से मुतल्लिक फ़ैसला नहीं कर सकता, और जिसके बहुत से ख़तरनाक और एडवर्स नताइज निकल सकते हैं। इसलिए डेटा उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो हमारी ज़रूरत है, ताकि हम उसको फ़ैसला साजी के लिए और अपने रिसोर्सेज की सही यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। डेटा के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको भी मिला होगा जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, कुछ आपने फॉर्म में एंट्रीज़ की होंगी। तो यहाँ पर भी एक फ़ॉर्म है। फॉर्म में यहाँ पर आप देखें कि पेस्ट पिक्चर है। फॉर्म में एक जगह होती है जहाँ पर हमें पिक्चर पेस्ट करनी होती है। इस तरह का डेटा इमेज डेटा कहलाता है। इसी तरह जब हम अपना नाम लिखते हैं उसमें सिर्फ ABC टाइप लेटर्स होते हैं। ऐसे डेटा को हम अल्फ़ाबेटिक डेटा कहते हैं। जब हम एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हुए उसमें ABC टाइप लेटर्स, इसके अलावा डिजिट्स 1 2 3 और सिंबल्स जैसे डैश, हैश, कॉमा कुछ भी आ जाता है, तो ऐसे डेटा को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। जब हम ज़िप कोड लिखते हैं, जैसे रहीम या ख़ान का ज़िप कोड 64200 है, तो ये हमारा न्यूमेरिक डेटा है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ डिजिट्स होते हैं। इसके अलावा डेटा के कुछ और टाइप्स भी हैं, जैसे वीडियो डेटा। ये लेक्चर जो आप देख रहे हैं ये एक वीडियो की फॉर्म में है। इसी तरह जो आवाज़ आप मेरी सुन रहे हैं दैट इज़ ऑडियो डेटा। इंफॉर्मेशन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। ये वही असेसमेंट लिस्ट है जो मैंने आपको पिछली कुछ स्लाइड्स में दिखाई थी। एक क्लास के स्टूडेंट्स के नाम हैं और मैथ टेस्ट में उनके हासिल करदा मार्क्स हैं। ये पूरी शीट डेटा की एक एग्जांपल है। क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे उन सब की एंट्री इस लिस्ट में की जाएगी। जब हम इस लिस्ट पर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें जो चीज़ हासिल होती है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे मैंने इस लिस्ट पर एक ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में मुझे पता चला कि एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास है 72.25। मैंने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, मैंने एवरेज कैलकुलेट की और इस सारी एक लंबी लिस्ट के बदले में मुझे एक नंबर मिल गया 72.25। यानी मैं क्लास की परफॉर्मेंस को एक छोटे से नंबर की मदद से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मुझे एक लंबी सी असेसमेंट शीट और उसका रिज़ल्ट हर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो शीट आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है ये डेटा के एग्जांपल है और इस पर मैंने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, एवरेज कैलकुलेट की। तो एवरेज कैलकुलेट करने के नतीजे में जो मुझे एक नंबर मिला 72.25 वो इंफॉर्मेशन की एग्जांपल है। इंफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करते हैं द प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन वो डेटा है जो प्रोसेस हो चुका होता है। इन अदर वर्ड्स, डेटा को जब हम प्रोसेसिंग के अमल से गुजारते हैं तो जो चीज़ हमें हासिल होती है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन डेटा की एक ऑर्गेनाइज्ड, एक प्रोसेस्ड फॉर्म है। यानी अगर हम डेटा को अरेंज कर दें और उसको हम किसी ऑपरेशन से गुजार दें और हमें कोई मीनिंगफुल फॉर्म मिल जाए तो वो चीज़ इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंफॉर्मेशन डेटा की निस्बत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है क्योंकि हम इस पर प्रोसेसिंग कर चुके हैं और हमें कोई ऐसी चीज़ हासिल हो जाती है जिसकी बेस पर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हम कोई फ़ैसला कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस को यहाँ मैं एक ग्राफ की मदद से शो कर रही हूँ। हमारे पास डेटा है। इस डेटा पर जब हम कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो उससे हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है।
इंफॉर्मेशन पर जब हम पहले से अपने पास मौजूद कोई नॉलेज अप्लाई करते हैं, जो चीज़ें हमें पहले से मालूम है, तो उसकी बेस पर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, फैसला साजी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू ट्रैवल टू अ प्लेस। मुझे कहीं पे जाना है, तो जाने से पहले मुझे कुछ चीज़ें मालूम करनी है। मैंने मालूम किया कि जिस जगह मैंने जाना है वो जगह मेरी मौजूदा जगह से कितनी दूर है, तो मुझे एक नंबर दे दिया गया 100। इट इज़ डेटा। इस नंबर से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जिस जगह मैं जाना चाह रही हूँ वो 100 माइल्स दूर है। अब मेरे पास जो नॉलेज पहले से मौजूद थी वो ये थी कि 100 माइल्स इज़ अ क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस। 100 माइल्स कोई छोटा फासला नहीं है। तो इससे मुझे डिसीजन लेने में मदद मिली, और वो ये थी कि मैं जहाँ जाना चाह रही हूँ वहाँ मैं पैदल नहीं जा सकती, बल्कि मुझे किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम एक नंबर, एक रॉ आदादो शुमार से स्टार्ट हुए 100 से, और हमने उसको प्रोसेस किया, हमने अपनी नॉलेज अप्लाई की, और हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन की बेस पर हमने एक डिसीजन लिया। डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो इस डायग्राम से क्लियर है कि डेटा एक इनपुट थिंग है, यानी हम डेटा को इनपुट कर लेते हैं और उसको हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं, और प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलती है, जो रिज़ल्ट मिलता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। वो अमल जो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है वो प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा और इंफॉर्मेशन, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? आपकी बुक में इनसे रिलेटेड 9 डिफरेंसेस पेज नंबर 3 पे दिए हुए हैं, जो आपकी रीडिंग असाइनमेंट है। आप उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।